Assalamu alaikum to everyone. Hope you all are doing good. तो आज बहुत टाइम के बाद मैंने ये वीडियो बनाया ओनली बिकॉज स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग. आई एम सो सॉरी कि इतने टाइम से मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया था. तो एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो लास्ट 2 पोएम्स रह गई है मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं, विच आई एम गोइंग टू मेक वेरी सून. और उससे पहले जो जेके बोस ने पेपर फॉर्मेट, पेपर का पूरा पैटर्न चेंज किया था, मुझे लगा पहले वो इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को पता होना चाहिए पेपर किस टाइप से आएगा, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस टाइप से पूछे जाएंगे. अब ऑब्वियसली जो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, बाकी चीज़ें हैं जो आप पहले भी देख चुके हो वीडियोस पेपर्स में, वो तो सेम ही रहेगा. बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन डिक्रीज्ड समवेयर एंड सम ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन इंक्रीज्ड. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. हम देखते हैं क्या चीज़ें चेंज हुई है, कौन सी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो और कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है. तो ये पूरा पेपर जो है ये आपको 80 मार्क्स का होगा, क्योंकि आप सबको पता है 20 मार्क्स जो है वो किसके हैं, इंटरनल असेसमेंट्स के, विच यू हैव टू टेक वेरी सीरियसली. अब सीरियसली लेने का टाइम तो वो गया, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल टाइम चला गया है. आई होप आप सब ने अच्छा ही किया होगा. अब जो पहला क्वेश्चन है दैट विल बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन पोएम. लाइक यू कैन सी इट हियर एज वेल कि पोएम, किसी भी पोएम में से आपको स्टैंजा दिया जाएगा एंड फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस विच विल बी MCQ टाइप्स. ठीक है, तो ऑल द क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी. फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्या कहते हैं इसको, स्टैंजा देखोगे एंड देन लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज, ये पेन अभी काम नहीं करेगा. दिस पोएम इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन प्लूरल में. तो व्हेन यू ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, आपने अगर पोएम पढ़ी होगी, आपको पता है कि पोएट क्या अपने बारे में बात कर रहा है, किसी दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहा है, या फिर किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहा है. अब ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है कि मतलब बहुत सारे लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द स्टैंजा, उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन करना है. और इस बारी जो पेपर का पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, अब यू विल नॉट बी एबल टू डू इट जस्ट बाय क्रैमिंग थिंग्स. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, स्पेशली पोएम्स. अगर आपने पोएम्स अच्छे से समझ ली है तो आप वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन which is again based on reading comprehension. Something is wrong with this digital pen today. Actually ये भी बच्चों ने ही ख़राब किया था. तो let's read out the second question which is read the following poetic passage and answer the questions that follow. तो ये आपका रीडिंग सीन पैसेज है कि अनसीन पैसेज है. Increasing traffic congestion every year is causing एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता ये किसी भी चैप्टर में दिया गया था, तो ये अनसीन पैसेज है. तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका होगा वो क्या होगा, अनसीन पैसेज होगा. इसमें भी लास्ट में आपको क्वेश्चंस होंगे, सी किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे. इन्फर वन रीजन फॉर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ 1. तो पहले पैराग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, रीडिंग ट्रैफिक कंजेशन इज नॉट इजी बिकॉज, ठीक है, वो रीज़न आपको बताना है. सेकंड इज MCQ बेस्ड. थर्ड इज फिल इन द ब्लैंक. तो सारी वैरायटी डाल दी है इन लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में. उसके बाद फिर से फिल इन द ब्लैंक है, और उसके बाद जो फिफ्थ है दैट इज अगेन MCQ बेस्ड. तो डिफरेंट वैरायटी होगी, लेकिन अनसीन पैसेज है तो इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड देन answer the following questions. अब जो तीसरा है, read the following advertisement and answer the following questions. ये ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया होगा जैसे like you can see it on screen. इसमें you will have to go through this advertisement, you know, and then the questions that follow will be based on this particular advertisement only. ठीक है,
तो ये भी MCQ बेस्ड ही है। ये होगा आपका तीसरा, अगेन अनसीन पैसेज। सीन तो है ही नहीं, ठीक है। अगर सीन पैसेज होता तो थोड़ा सा इजी होता। अनसीन पैसेज में क्या होता है, आपको थोड़ा आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। रीडिंग स्किल शुड बी वेरी गुड। गिव इट सम टाइम, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, गो थ्रू द पैराग्राफ प्रॉपरली एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये होते बहुत ईजी हैं, ठीक है। देन ग्रामर का जो फॉर्मेट पहले था वो मॉडल्स में से 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपको आते थे। देन क्या है वो दूसरा, आर्टिकल्स में से 2 फिल इन द ब्लैंक्स आते थे। नरेशन के 3 सेंटेंसेस आते थे। लेकिन अब इन्होंने सब कुछ एक में ही दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। ये आपका ग्रामर पोर्शन होगा जिसमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करना है। अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे मैंने पहले भी बोली है कि अगर कोई पैराग्राफ पास्ट में है तो सारे वर्ब्स पास्ट में ही चेंज होंगे। अगर कोई पैराग्राफ प्रेजेंट में है तो सारे वर्ब्स प्रेजेंट में ही चेंज होंगे। देन यू विल बी गिवन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ बेस्ड ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। देन देर आर 4 एरर्स। पंचुएशन का भी पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है इन लोगों ने। देर आर 4 एरर्स इंडिकेटेड बाय नंबर्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग पैसेज। करेक्ट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्टेड पैसेज। अब इसमें क्या करना है, एरर्स ढूंढने हैं। जैसे आपको एडिटिंग का वो क्वेश्चन हुआ करता था, यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए गए थे, वो एक्चुअली पैराग्राफ ही डिवाइड किया गया होता था 5 सेंटेंसेस में, और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए होते थे हर एक के साथ, हर एक लाइन के साथ, राइट। तो आपको क्या करना था, आपको हर एक लाइन में से एरर ढूंढना था, एडिटिंग जिसे बोलते थे। अब इन्होंने एक पैराग्राफ रख दिया है और इस तरह से उसमें एडिटिंग आपको ढूंढनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये है आपका सेंटेंस नंबर 1 यहाँ तक, यहाँ से सेंटेंस नंबर 2 होगा, फिर सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4। ऐसे आपका एडिटिंग वाला क्वेश्चन होगा जिसके 4 मार्क्स होंगे। अगर आप नरेशन की बात करोगे तो 3 मार्क्स होंगे, और ग्रामर उसमें 3 मार्क्स होंगे, ठीक है। देन इतना ही आपका ग्रामर पोर्शन होगा। इन्होंने रिलेटिव क्लॉज वगैरह सब आई थिंक डिलीट कर दिया है, पता नहीं क्या ही किया है इन लोगों ने इस पेपर में ग्रामर के पोर्शन में। देन एक तो रिलेटिव क्लॉजेस गायब हो गया, आर्टिकल्स भी गायब कर दिया, मॉडल्स भी गायब कर दिया, शायद मे बी आगे हो, लेट्स सी। राइटिंग स्किल में क्या आएगा आपको, पहला ही जो क्वेश्चन आपका राइटिंग स्किल्स में है दैट इज बेस्ड ऑन डायलॉग, ठीक है। डायलॉग राइटिंग में दिस इज द वे यू विल गेट अ डायलॉग, जैसे पहले भी आया करता था, ठीक है। 4 मार्क्स का होगा। पहले आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स हुआ करते थे, अब शायद आपको सिर्फ 4 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, या फिर नहीं सॉरी, पहले आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स हुआ करते थे। एक सेकेंड। और आपको बिकॉज ये 3 मार्क्स का हुआ करता था तो 6 ब्लैंक्स, हाफ मार्क फॉर ईच ब्लैंक। लेकिन अगर ये 4 मार्क्स का है तो आपको 8 ब्लैंक्स दिए जाएंगे डायलॉग्स कंप्लीट करने के लिए। आई थिंक सो, यहाँ पे इन्होंने ठीक से दिखाया नहीं है, लेकिन डायलॉग कंप्लीट करने के लिए लेट्स सी इन्होंने कैसे दिया है। पहले सीमा अपीयर्स इन एन इंटरव्यू फॉर द जॉब ऑफ अ टीचर। Following is the beginning of her interaction with the interviewer. Complete the dialogue in 100 to 120 words. अब देखो इन लोगों ने fill in the blanks वाला वो सिस्टम ही खत्म कर दिया है। आपको क्या करना है, you have to understand कि what is the conversation going on between interviewer and सीमा। फिर आपको 4 डायलॉग्स खुद ही लिखने हैं, 100 to 120 वर्ड्स तक, ठीक है। यू कैन गो विद 4 डायलॉग्स और 8 वुड बी बेस्ट, ठीक है। अगर सीमा कुछ बोलेगी, देखो यहाँ पे कितने सेंटेंसेस है, 1 2 3 4 5 6 है ना। ऐसे ही आपको 8 सेंटेंसेस लिखने हैं कि सीमा ने क्या कहा, उसके बाद इंटरव्यूअर ने क्या पूछा, ठीक है। तो 4 मार्क्स के लिए 8 सेंटेंसेस विल बी गुड, क्योंकि हर एक सेंटेंस का आपको हाफ मार्क मिल ही जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोटिस राइटिंग, आई गेस. You are the head boy, head girl of the public higher secondary school Sonwar. The principal of your school handed you the following letter from Cancer Society of Kashmir and asked you to draft a notice to be put on the notice board. ये जो नोटिस है, मैंने ये आई थिंक इससे पहले भी इसका वीडियो अपलोड किया है. आप लोगों को प्लेलिस्ट में चेक करोगे. अगर नहीं किया होगा तो इसका जो नोटिस राइटिंग है, जो इसका मतलब डिस्क्रिप्शन है, बॉडी ऑफ द नोटिस है, वो मैं एक बार फिर से अपलोड कर दूंगी. ठीक है, तो ये नोटिस राइटिंग है आपका, विच इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर. आपको ये लेटर पढ़ के इन्फॉर्मेशन ग्रैब करनी है और फिर नोटिस लिखना है. ये भी आपका 3 मार्क्स का होगा. अब है उसके बाद आई थिंक मैसेज राइटिंग. हाँ, पुट द मैसेज इन अ बॉक्स. एक सेकेंड. पुट द मैसेज इन अ बॉक्स. अब मैसेज राइटिंग का इन्होंने देखो क्या कर दिया है. 2 मार्क्स की मैसेज राइटिंग है. ठीक है, तो फोकस मोर ऑन क्या कहते हैं, जो इसका फॉर्मेट है. मैसेज कहाँ पे लिखनी है, डेट कहाँ पे देना है आपको, टाइम कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, किस तरह से लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है. तो सेकंड वीडियो होगी प्लेलिस्ट में सबसे नीचे, आप वो देख लोगे. और यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगी कि बच्चे क्या करते हैं ना, अगर उनको पोएम फॉर एग्जांपल आपने प्रेयर पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद मैंने अलग से वीडियो अपलोड किया है पोएटिक डिवाइसेस पे. तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रेयर तो पढ़ लिया ना, वो वीडियो देख लिया, पोएटिक डिवाइसेस का जो वीडियो है वो देखना भूल जाते हैं. आइदर दे आर लेथार्जिक, या फिर उन्हें पता ही नहीं कि पोएटिक डिवाइसेस की इंपॉर्टेंस कितनी है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइसेस ओनली. सो अगर आप इसका वीडियो देखते हो, पोएम का वीडियो देखते हो, पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो भी उसके साथ ही मैंने अपलोड किया होता है. यू ओनली नीड टू चेक द प्ले लिस्ट कीनली एंड केयरफुली. ठीक है, तो दोनों वीडियोस देखा करो. अब मैसेज राइटिंग के आपको 2 मार्क्स है. देन अटेम्प्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग. ये क्या है, ये लेटर है. एक लेटर आपको लेटर टू पेरेंट्स अबाउट एक्सपीरियंस. ये इनफॉर्मल लेटर है. राइट अ लेटर टू एन एडिटर अबाउट द क्लीनिंग अ पोल्यूटेड स्ट्रीम. ये फॉर्मल लेटर है. तो आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में से चॉइस दी जाएगी, या फिर कभी एप्लीकेशन भी होता है. ठीक है, या तो ये 2 होंगे, नहीं तो ये 2 होंगे, या फिर ये 2 होंगे, इनफॉर्मल और एप्लीकेशन. 5 मार्क्स की आती है लेटर भी. ठीक है, सो यू कैन गो विथ 2. अब लेटर में तो उतना आपको लर्न नहीं करना होता है, बस फॉर्मेट याद रखना है कि हमें किस तरीके से लिखना है. उसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, काइंडली गो थ्रू दैट वीडियो. ठीक है, देन अटेम्प्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग. यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट. अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, 3 क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं. ठीक है, 3 टॉपिक्स है बेसिकली. एक तो स्पीच राइटिंग, सेकेंड इज आर्टिकल राइटिंग, और तीसरा है पैराग्राफ राइटिंग. आप इसमें से भी 2 कर लोगे, और बेटर रहेगा आर्टिकल और पैराग्राफ राइटिंग करना. क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग में आपको सिर्फ 5 लाइंस में कंप्लीट करना है क्वेश्चन. आर्टिकल में भी फॉर्मेट वगैरह पे, रूल्स पे ध्यान देना है, तो बॉडी ऑफ द आर्टिकल उतना भी लंबा खींचेगा नहीं. लेकिन स्पीच में 3 बड़े पैराग्राफ्स में आपको स्पीच लिखनी है, जिस तरह से आप मॉर्निंग असेंबलीज में स्पीच देते हो, या जिस तरह से स्पीच दी जाती है यूजुअली. तो बेटर रहेगा कि आप आर्टिकल और पैराग्राफ कर लो, स्पीच आप छोड़ दो. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इन तीनों में से कोई भी 2 दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू डू 1. तो अगर आपने ये 2 किए हैं फिर भी आपका क्वेश्चन निकलेगा, और अगर आपने ये 2 किए हैं तब भी क्वेश्चन आपका आएगा, और अगर ये 2 किए हैं तब भी आपका क्वेश्चन आएगा. ठीक है, एंड यू कैन गो थ्रू दीज टॉपिक्स एज वेल. क्या पता इनमें से कोई टॉपिक दिया गया होगा.
इस साल उन्होंने पेपर की जो लेंथ है वो बढ़ा दी है। इसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे इस साल उन्होंने ऐड किया है। फॉलोइंग इज द ओपनिंग ऑफ अ स्टोरी, थिंक ऑफ एन अप्रोप्रिएट प्लॉट फॉर द स्टोरी एंड कंप्लीट इट इन 200 to 250 वर्ड्स। अब यहाँ पे ये जो आपको स्टोरी दी गई है कीवर्ड्स में, ये आपको कंप्लीट करनी है 200 से 250 वर्ड्स तक। बस ये एक क्वेश्चन है जो इन लोगों ने बढ़ा दिया है एंड विच मेक्स द पेपर क्वाइट लेंथी। तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा इस टाइम पे, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट। ये जो क्वेश्चन था आपका, जहाँ पर मैंने आपको बोला स्पीच या आर्टिकल या पैराग्राफ करना है, ये कितने मार्क्स का था, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद जो आपका स्टोरी राइटिंग है तो वो भी 6 मार्क्स का है, ओके। देन कम्स द लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर में इन्होंने एक क्वेश्चन कम कर दिया है। पहले क्या था, ये लोग आपको 6 क्वेश्चंस देते थे और आउट ऑफ 6 यू हैड टू डू 4, लेकिन अब इन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको कितने करने हैं, ओनली 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिलता है, क्योंकि आंसर चौथा लिखना पड़ता था बच्चों को, अब 3 ही लिखने हैं। एंड देन कम्स दी पोएट्री सेक्शन। यहाँ पर सेम ही है, लेकिन मार्क्स का थोड़ा ये इशू है। एक सेकेंड, पहले मैं आपको इसके मार्क्स बता दूँ। लिटरेचर में टोटल आपको 30 मार्क्स है। अगर आप 3 क्वेश्चंस करते हो तो एवरी क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। पहले 4 हुआ करते थे, नहीं पहले भी 3 ही हुआ करते थे। पोएट्री में पहले 2 मार्क्स हुआ करते थे, लेकिन अब इसी पोएट्री में 3 मार्क्स है। तो 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं आंसर, और हर क्वेश्चन कैरीज, एवरी ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, ठीक है। तो आंसर उसी हिसाब से लिखोगे। अब आपको थीसिस नहीं देनी है, यू हैव टू बी टू द पॉइंट। इन पोएट्री यू हैव टू बी टू द पॉइंट, ठीक है। और इस बार पहले तो पोएटिक डिवाइसेस पे मैं आपको फिर से बोलूँगी फोकस करने के लिए। एंड देन लुकिंग एट दीज क्वेश्चंस, अगर आपने पोएम नहीं समझी है तो आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस, क्योंकि इन्होंने सीधे बुक से, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस नहीं निकाले हैं। द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन। In Snowdrop, the poet uses the word globe to indicate something different from its literal meaning. What is it? Globe का literal meaning सबको पता है कि क्या है, globe क्या होता है, लेकिन लिटरल मीनिंग से हट के पोएम में उसको किस तरह से प्रेजेंट किया है। इट हैज़ बिन कंपेयर टू द लाइफ। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा, मैंने एक्सप्लिसिटली आप लोगों को समझाया है कि व्हाट हैज़ बिन ग्लोब कंपेयर टू। इट हैज़ बिन कंपेयर टू लाइफ ऑन earth, isn't it? Which has become dull and lifeless and which has shrunk tight, जिसका मतलब ये होता है lifeless, dull life, है ना। Everything has come to stand still due to in winter season, during the winter season। तो उस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, completely based on what you have understood in the class। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद like which poetic device is used in as a late winters moon, I think is simile है। What does Kamala Das use it to express the last stage of her mother, है ना, where she looks pale and dull like a dead body। तो उस तरह से आंसर्स लिखने हैं आपको। थीसिस में आंसर्स नहीं लिखने, लंबे आंसर्स नहीं लिखने हैं बिल्कुल भी। ऑल्दो पहले ये 2 मार्क्स के हुआ करते थे, अब ये 3 मार्क्स के हैं। स्टिल आई सजेस्ट यू पीपल टू बी वेरी एक्यूरेट, बी वेरी टू द पॉइंट, यू नो, in writing these answers। Explain, don't abandon me my lord। यहाँ पर भी paraphrasing नहीं देनी है, reference to context, explanation, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको लाइन एक्सप्लेन करनी है, इतना बोल सकते हो कि किस पोएम से ये लाइन ली गई है, ठीक है, ये वर्ड्स लिया गया है, दैट्स ऑल। व्हाट डज द वर्ड डेस्टिनेशन रेफर टू इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ पे वर्ड डेस्टिनेशन क्या रेफर करता है, आप वो पोएम देखोगे एंड वीडियो देखोगे एंड यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस। तो what according to you is the funniest part of the tale of the custard the dragon? Explain your answer। again you will have to explain the answer, लेकिन the answer should be very short and concise, क्योंकि आपको मैंने पहले ही कहा इस बारी पेपर बहुत लेंथी है, तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो आपका शॉर्ट स्टोरी है उसमें से अगेन ये सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। मार्क्स कितने हैं, 6 मार्क्स है, तो कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है।
3 क्वेश्चंस दिए हैं, यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1। तो मैंने आपको पहले ही उसका ट्रिक बता दिया था। अगर 6 शॉर्ट स्टोरीज हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, 3 है ना, तो आप सिर्फ 4 शॉर्ट स्टोरीज कर लो, जो लास्ट की 2 है उसे छोड़ दो। क्यों? अगर पहली 4 में से आता है, पहली 4 में से क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से क्वेश्चन दिए गए हैं, तब भी आपका निकलेगा आंसर। अगर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि आपने पहली 4 की होंगी, तब भी आपका ये एक क्वेश्चन आएगा। अगर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ शॉर्ट स्टोरी से क्वेश्चन आएगा, तो आपने चौथी तो की ही है ना, तो तब भी आपका एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप लास्ट की 2 छोड़ रहे हो, दैट मीन्स पहली 4 में से यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग टू बी ऑन द सेफर साइड। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन प्ले। प्ले में क्या है? प्ले में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट अगेन ओनली 1। तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है, जैसे पिछले साल तक पेपर आता था वैसे ही इस बार भी है। क्वेश्चंस में थोड़ा चेंज है। राइट अबाउट द इंस्टेंस ऑफ आयरनी इन द प्रपोजल, ठीक है। एंड नतालिया एंड लोमो स्ट्रगल टू कम्युनिकेट देयर ट्रू फीलिंग्स टू वन अनदर विच कॉजेज द होल ट्रबल इन द प्ले, डिस्कस, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉरल्स के बारे में लिखना है, कॉरल 1 एंड कॉरल 2 के बारे में। तो वो क्वेश्चंस मैं आपको शायद पहले भी जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है, मतलब 5-6 क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट, जिसमें टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो तो नहीं करने आपको। आप कैरेक्टर स्केच कर सकते हो नतालिया का, लोमो का, आप टाइटल और थीम, टाइटल और थीम कर सकते हो। अब अगर टाइटल और थीम आता है तो आंसर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, यू ओनली हैव टू प्ले विद द वर्ड्स। अगर टाइटल आएगा तो आंसर आपका टाइटल वर्ड यूज करेगा, अगर थीम आता है तो आप थीम यूज करोगे, लेकिन बाकी आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा कि इसमें क्या ही थीम है, मैरिज प्रपोजल, टाइटल भी क्या है, प्रपोजल, ठीक है ना। अब थीम में एक और थीम आप ऐड कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम मैरिज प्रपोजल, वो क्या है, दैट इज कॉरलिंग, ठीक है। तो उसके आप एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर सकते हो विद रेफरेंस टू दी प्ले। और कौन सा क्वेश्चन, और यही कॉरल 1 कैसे हुआ, उसका क्या बेसिस था, और कॉरल 2 कैसे हुआ, उसका बेसिस और एंडिंग क्या था। ये कुछ क्वेश्चंस है विच आर इम्पॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये 2 क्वेश्चंस इन लोगों ने दिए हैं, ये तो वही कॉरल 1 कॉरल 2 हुआ, ये एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हो प्रपोजल में। एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट। आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन एंड इफ यू पीपल वांट मी टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, पहले आप सारे वीडियोस देख लो, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आई विल हेल्प यू विद दैट, ठीक है। So take care, all the best for your exams. And yes, if there are students who actually want me to explain those 2 poems and make videos on that, do write that in the comment and do subscribe to the channel, do share this channel, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये information जो है सिर्फ कुछ ही बच्चों को ना मिले, बहुत सारे बच्चों को मिले, ठीक है। अब वीडियो लाइक भी कर लो, बिकॉज उससे क्या होता है, उससे इंसान को मोटिवेशन मिलती है दैट यू पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग द वीडियोस, ठीक है। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।